नमस्कार दोस्तों, सेफ्टी सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सहायक अध्यापक एवं अन्य राज्यों की अध्यापक परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों की, जो साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, प्राकृतिक रबर का एकलक होता है। प्राकृतिक रबर को हम लोग नेचुरल रबर भी बोलते हैं। ये निकलता कहाँ से? ये आइसोप्रीन, इसका एकलक होता है आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर कुछ विशिष्ट जाति के पेड़ों से निकलते हैं, जैसे लैटेक्स। ये लैटेक्स से प्राप्त होता है। रबर को उपयोगी बनाने के लिए सल्फर के साथ गर्म करते हैं, जिसे वल्कनित रबर कहते हैं। रबर ना रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। तो रदरफोर्ड ने किसका खोज किया था? सीधा से यही पूछ रहा है। तो ऑप्शंस हैं प्रोटॉन का, परमाणु नाभिक का, इलेक्ट्रॉन का, या परमाणुवी द्रव्यमान का। रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल का खोज किया था वो किया था परमाणु के नाभिक का। एक्सप्लेनेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग, जिसकी व्याख्या दी गई है। परमाणु की आंतरिक संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए इंग्लिश भौतिकी विज्ञानी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्रों पर अल्फा कणों की बमबारी के प्रयोग किए। बमबारी को इंग्लिश में बम्बार्डमेंट बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल्स पर बम्बार्डमेंट किया था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप परमाणु के नाभिक का खोज किया गया। रेशम पालन क्या कहलाता है? रेशम का पालन एपीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर या एग्रीकल्चर? तो बिना देखे जरा आप लोग भी बताइएगा पॉज करके। तो राइट आंसर होगा सेरीकल्चर। रेशम पालन होता है, इसको इंग्लिश में सिल्क बोलते हैं। ये निकलता है सिल्क वॉर्म से, रेशम के कीड़ों से। कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है। भारत का रेशम उत्पादन विश्व में 5वां स्थान पर है। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं, ये सवाल है। तो ऑप्शन है इसका आंतरिक फल भित्ति से, बाह्य दल पुंज से, बीज चोल से, फल भित्ति से। तो इसका सही आंसर है बीज चोल से। कपास को कॉटन भी कहते हैं। कॉटन के रेशे बीज चोल मतलब सीड कोट से प्राप्त किए जाते हैं। कपास एक नकदी फसल है, इसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। तो अगर कहीं क्वेश्चन में पूछता है व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है, तो आप लोग आराम से बता सकते हैं कि कॉटन को कहा जाता है। ओके। प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता है संभावना, वास्तविकता, अंतरिम या अनिश्चित। तो इसके लिए वास्तविकता। विज्ञान क्या है? वास्तविकता है। जो भी हमारे सामने होगा हम उसी को साइंस मानेंगे। प्रकृतिवादियों ने वैज्ञानिक शिक्षा पर विशेष बल दिया है। उनके सिद्धांत में शिक्षा के उद्देश्य प्रकृति को जानना है। इसमें विज्ञान को वास्तविक माना गया है और उसी के अनुरूप शिक्षा प्रणाली को विकसित करने पर बल दिया गया है। इसी प्रकृतिवाद को शिक्षा का भौतिकवाद भी कहा जाता है। प्रकृति का सिद्धांत प्रकृति के आसपास ही घूमता है। प्रकृतिवादी शिक्षा के प्रणेता जीन जैकस रूसो को माना जाता है। प्रकृतिवाद के शैक्षिक सिद्धांतों की व्याख्या उन्होंने अपनी पुस्तक एमिल 1759 में की है। ठीक है, आगे चलते हैं। निकाय के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री है। केल्विन स्केल पर ताप में परिवर्तन है, तो इसका ऑप्शन है 50 केल्विन का। सेंटीग्रेड और केल्विन में ताप परिवर्तन हमेशा समान होता है। ठीक है, यही आपका आंसर है। जल की अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा यौगिक उत्तरदायी है? तो MgHCO3 का होल ट्वाइस, CaCl2, MgSO4 या CaCO3। तो जल की कठोरता के लिए ये वाला उत्तरदायी है, MgHCO3 का होल ट्वाइस। कार्बन के बहुत अधिक यौगिक हैं, इसका सही ऑप्शन है इसमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति अधिक है। इसका थोड़ा व्याख्या पढ़ लेते हैं। कार्बन एक चतुसंयोजी, अतः इसमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है, जिस कारण ये विभिन्न तरह के यौगिक बना सकते हैं। साबुन क्या है? साबुन निम्न श्रेणी वसा अम्लों की एक अल्की धातु का लवण है। डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट है। उच्च श्रेणी वसा अम्लों के अल्कोलाइन धातुओं के लवण हैं। उच्च श्रेणी वसा अम्लों के अल्कली धातु के लवण हैं। तो इसमें सही ऑप्शन ये वाला है, डी। साबुन साधारण तथा उच्च वसीय अम्लों के अल्कली धातुओं के लवण होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दैनिक जीवन के निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। जब भोजन खराब होता है तो वह दुर्गंध उत्पन्न करता है। दूसरा है सेब के एक टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए बाहर रखा जाता है तो वह भूरा हो जाता है। फिर चींटी के काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए कैलामीन का प्रयोग किया जाता है। इसका जो कूट दिया हुआ जरा वो भी देख लेते हैं। ए तथा भी रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करते हैं। सभी रासायनिक परिवर्तन है। बी एक भौतिक परिवर्तन है। ए तथा बी भौतिक परिवर्तन है। तो जहाँ तक हमें दिख रहा है
जब भोजन खराब होता है और दुर्गंध आती है तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तभी दुर्गंध आ रही है। सेब का टुकड़ा जब बाहर आ रहा है तो वो भी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो उसमें से भी कलर उसका चेंज हो रहा है। चींटी काट रही है तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन होता है कि एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से उसको शांत करने के लिए कैलामिन का यूज़ किया जाता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन दिख रहा है बी। सभी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है, एक केमिकल रिएक्शन है। नीचे दी गई धातुओं और अधातुओं का मिलान उनके उपयोगों से कीजिए। यहाँ मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात कर रहा है। आयोडीन, मरकरी, एल्युमिनियम, क्लोरीन। इधर साइड दिख रहा है जल शोधन में, घाव में, तापमानियों में, खाद्य पदार्थों में, डिब्बा बंद वाले। इसका सही आंसर क्या दिख रहा है, इसमें देख लेते हैं। आयोडीन, आयोडीन इसका इस्तेमाल घाव पे करते हैं, घाव के लिए। मर्क्यूरी तापमान के लिए, टेम्परेचर, जैसे आप लोगों ने थर्मामीटर देखा होगा, उसमें मर्क्यूरी होता है मेटल, जिससे टेम्परेचर पता चलता है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक आ चुका है, डिजिटल थर्मामीटर है, पर पहले वाला जो थर्मामीटर था उसमें मर्क्यूरी मेटल होता था अंदर। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम खाद्य पदार्थ हो, जैसे आप देखते होंगे कोल्ड ड्रिंक पीते ही हैं, उसमें वो कोल्ड ड्रिंक की कैन जो होती है वो एल्युमिनियम की होती है और किसी मेटल की नहीं होती। जो डिब्बा बंद पैकिंग होती है वो एल्युमिनियम फॉयल में होती है या एल्युमिनियम के किसी कंटेनर में होती है। लास्ट बच रहा है क्लोरीन, क्लोरीन तो क्लोरीन जल शोधन में यूज़ करते हैं, पानी को प्योर करने के लिए। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या दिख रहा है, 2 3 4 1। कहाँ पे है, ये दिखा 2 3 4 1, तो डी इज योर राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण हैं। तो प्लास्टिक क्या है, यही है, टिकाऊ है, वजन में हल्का होता है, अनअभिक्रियाशील है। अच्छी प्लास्टिक के सामान्य गुण यही हैं। प्लास्टिक किसी भी प्रकार की क्रिया न करे, वजन में हल्की होना चाहिए और टिकाऊ होना चाहिए। हमारे घर में कुर्सियाँ हैं और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि प्लास्टिक की हैं। सूची 1 में वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी खोज दी गई है, तो दोनों को मैच करना है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोज किया था, एडवर्ड जेनर ने, लूसी पाश्चर ने, रॉबर्ट कोच ने। एंथ्रेक्स जीवाणु, किण्वन, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, पेनिसिलिन, चेचक का टीका। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए हम लोग मैच करते हैं, देखते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो खोज की थी वो है पेनिसिलिन की, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने खोज किया था चेचक के टीके का, स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं इसको। लुई पॉस्चर ने खोज किया था किण्वन का, और रॉबर्ट कोच ने खोज किया था एंथ्रेक्स जीवाणु का। इसमें ये किसी में भी नहीं आ रहा, ये सुमेलित नहीं है लैक्टोबैसिलस वाला। ये जो बच रहा है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस की खोज की थी डॉक्टर अर्नेस्ट मोरो ने। उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक है नाइट्रोजन, फास्फोरस और आयरन, नाइट्रोजन, सोडियम और पोटेशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम और आयरन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है, पौष्टिरीकरण, जीवाणुनाशन, समांगीकरण या किण्वन। तो किण्वन के नाम से जानी जाती है। इसका थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता में सरल कार्बनिक यौगिक विघटित होता है, सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होता है तथा इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रक्रिया के द्वारा अल्कोहल मतलब शराब, इसका निर्माण किया जाता है। चलिए बहुत फैक्ट यहाँ से नहीं पूछने वाला, इसलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोड़ा। निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है, एक होता है नेचुरल सिल्क और एक होता है सिंथेटिक सिल्क या आर्टिफिशियल सिल्क। तो एक्रेलिक, पॉलिस्टर, नायलॉन या रेयॉन। तो शायद आप सबको पता होगा रेयॉन होता है जो कृत्रिम सिल्क है। रेयॉन पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक फाइबर है क्योंकि इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों से प्राप्त किया जाता है। रेयॉन प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी के प्राप्त किया जाता है। रेयॉन प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। यह था इसका फैक्ट। चलिए आगे देखते हैं। एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषणों की चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला अपने सोने की चूड़ियाँ उसे देती है जिसे वह एक घोल में डालता है, घोल मतलब लिक्विड। चूड़ियाँ तो चमक जाती हैं पर उनका भार काफ़ी कम हो जाता है। इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किया गया घोल संभवतः हो सकता है। अब इसने धोखेबाजी की है सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण लेकर।
यह धोखेबाज व्यक्ति सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का घोल प्रयोग करता है जो एक अम्लराज है। इसमें 1 भाग सांद्र HNO3 और 3 भाग सांद्र HCl मिलाकर मिश्रण तैयार करता है, जिसमें सोना काफ़ी विलय हो जाता है और इससे उसकी सोने की चूड़ियाँ मिश्रित में घुलकर विलय हो जाती हैं और उसका भार कम हो जाता है। क्वेश्चन देखिए, आपके डेली रूटीन लाइफ से दिख रहा है। घाव पर फिटकरी लगाने से रक्त स्राव रुक जाता है क्योंकि फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। फिटकरी घाव के आसपास तापमान को कम कर देती है। फिटकरी एक प्रतिरोधी है। फिटकरी का एक टुकड़ा घाव को ढक देता है। इसका सही आंसर होगा फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। आप लोग को जैसा कि पता होगा, जब भी बार्बर की शॉप पे जाते हैं और दाढ़ी वाड़ी बनवाने के बाद वो फिटकरी चेहरे पे मसाज करता है, क्योंकि जब वो एलम मसाज करेगा तो जो भी कट वगैरह है वो बैक्टीरिया नहीं पैदा करने देगा। फिटकरी एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। साधारण फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट है। नहीं। K2SO4 Al2SO4 का होल ट्वाइस 24H2O होता है। फिटकरी तथा पोटैश एलम, इसको पोटैश एलम भी बोलते हैं, का उपयोग रक्त का थक्का बनाने के लिए किया जाता है। तो जब भी बार आपके चेहरे पे मसाज करता है, वो जो भी ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, कहीं कहीं भी कट है छोटा मोटा, तो वो थक्का बनाने के लिए किया जाता है, जिसके कारण घाव का रक्त स्राव रुक जाता है। आगे चलते हैं। विद्युत यंत्रों में ब्लैक लाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऊष्मा का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत यंत्रों में बैकेलाइट का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह विद्युत का कुचालक होता है, जो फिनाल के एल्डिहाइड से एलिमिनेशन अभिक्रिया द्वारा बनता है। इसका उपयोग विद्युत स्विचों में किया जाता है। जो भी हमारे घर में स्विचेस लगी होंगी वो बैकेलाइट की बनी होंगी। अगला क्वेश्चन है, घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में एलईडी और सीएफएल दोनों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? एलईडी बेहतर है क्योंकि सीएफएल में विषैले पदार्थ होते हैं। दोनों ही एक समान अच्छे हैं। फिर है, दोनों में कोई भी अच्छा नहीं है क्योंकि दोनों में विषैले पदार्थ होते हैं। लास्ट ऑप्शन है, सीएफएल बेहतर है क्योंकि एलईडी में विषैले पदार्थ होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ए, एलईडी बेहतर होता है क्योंकि सीएफएल में विषैले पदार्थ होते हैं। एलईडी मतलब लाइट इमिटिंग डायोड और सीएफएल मतलब कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। इससे गैस भी निकलती है, सीएफसी गैस, जो कि बहुत घातक है हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी। एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है। इस दवाई में मुख्य संघटक हैं, संघटक मतलब होता है उसके इंग्रेडिएंट जो दवा के अंदर है, NgCl2, CaCO3, Na2CO3 या AlOH का होल ट्वाइस। इसमें डॉक्टर ने दिया होगा CaCO3। दुर्बल क्षारकों जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल थ्राइस आदि का प्रयोग अति अम्लता के उपचार में प्रयुक्त औषधियों में किया जाता है। CaCO3 का प्रयोग AlOH होल थ्राइस की अपेक्षा बहुलता से किया जाता है। खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टीन से पुती हुई होती है, न कि जस्ते से, क्योंकि जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है। जस्ते का गलनांक टीन से अधिक होता है। जस्ता टीन से कम क्रियाशील होता है। जस्ता टीन से महंगा होता है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, जस्ता टीन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। अतः खाने के डिब्बों की अंदरूनी सतहों पर टीन का लेपन किया जाता है, जिंक का नहीं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा क्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4.12H2O। इसका जो नाम होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये नाम है। दूसरा क्वेश्चन जो दिख रहा है आगे, अगला क्वेश्चन है, अपमार्जक है, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार का लवण। सारा ऑप्शन क्यों पड़ा है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। अपमार्जक प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार की क्रिया के फलस्वरूप बने लवण हैं जो कठोर जल में भी छाग देते हैं तथा वस्त्रों की उचित सफाई करते हैं, ज़्यादा साफ कर देंगे वस्त्रों को। प्रेशर कुकर में सेम जल्दी पक जाते हैं क्योंकि दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। टेम्परेचर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्रेशर।
T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। प्रेशर कुकर में दाब बढ़ जाता है जिसमें क्वथनांक बढ़ जाता है, अर्थात जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस के बजाय 110 डिग्री सेल्सियस पर रूप लेगा। तो इस सिद्धांत पे आधारित होने के कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है।